दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों आज हम CDP प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय या दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है? जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। आपका सही आंसर हो जाएगा की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अन्वयता, सही समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया अन्वयता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? ऑप्शन है, विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराया जाए? केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सिखाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और अवेगशील व्यवहार है। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। एक तंत्रिकी विकार है जिसका संबंध पढ़ने में कठिनाई से है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक तंत्रिकी विकार है जिसका संबंध पढ़ने में कठिनाई से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार बढ़ते क्रम में सीखने की अवस्थाएं हैं। सक्रिय प्रतिष्ठित, प्रतीकात्मक सक्रिय प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक सक्रिय, प्री ऑपरेशन सक्रिय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। माध्यमिक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक या माध्यमिक प्राथमिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक माध्यमिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 संज्ञानात्मक विकास अवधारणाएं। ए है स्कीमा, आत्मसात्करण, आवास, संतुलन। सूची 2 में है वितरण, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा मानसिक संरचनाओं को संशोधित करना,
दूसरा है विचार का एक संगठित पैटर्न। तीसरा है अनुकूलन और समायोजन के माध्यम से संज्ञानात्मक संतुलन प्राप्त करना। चौथा है नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में फिट करना। 4 विकल्पों में से एक सही को चुनना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? दी गई जानकारी को सही रूप से दोहराना, सही जानकारी लिखना, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने की कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इनसे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इनसे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है। इसे कहा जा सकता है सीखने का आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक परीक्षण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव जीवन की एक निश्चित अवधि तक समान रहने वाला माना जाता है? मानसिक आयु, कालानुक्रमित आयु, बुद्धिलब्धि या शरीर की ऊंचाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिलब्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास अधिक प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है? भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, दिक्स्थान, अंतर्व्यक्ति और दिक्स्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक और दिक्स्थान। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतर्वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास अधिक दिक्स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई न जाए। उन्हें संज्ञानात्मक प्रकार की सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उन्हें संज्ञानात्मक प्रकार की सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? असफलता का न्यून भय, क्षमता का वर्धिक दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वर्धिक दृष्टिकोण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असफलता का न्यून भय, क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा से मेल नहीं खाता है? शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से संबंधित है। शिक्षा शास्त्र सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के साथ शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन होता है। शिक्षा शास्त्र प्रकृति में विकसित हो रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
शिक्षा का सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में उदासीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा में न्यूनता आधारित दृष्टिकोण हतोत्साहित करने योग्य है, क्योंकि यह शिक्षक को शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने की अनुमति देता है। यह शिक्षक को आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री को समाप्त करने की अनुमति देता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को उचित महत्व देने का अधिकार नहीं देता है। यह शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता पर जोर देने पर का अधिकार देता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यह शिक्षक को शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने की अनुमति देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में निर्देशात्मक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधन में शामिल और प्रतिस्थापित आइटम क्रमशः है दृष्टिकोण समझ, संश्लेषण मूल्यांकन, संश्लेषण सृजन या सृजन संश्लेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सृजन और संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। आत्मसम्मान की जरूरत है, आत्मबोध की आवश्यकता, सुरक्षा की जरूरत या अपनेपन की जरूरत। सूची 2 में है आश्रय, सार्थक संबंध, अपनी क्षमता का एहसास करना, चिंता से बचना, दूसरों के पहचान। अब आश्रय, सार्थक संबंध, अपनी क्षमता का एहसास करना, चिंता से बचना, दूसरों से पहचान। अब सही विकल्प चुनना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरों के से पहचान। आत्मबोध की आवश्यकता, अपनी क्षमता का एहसास करना, सुरक्षा की जरूरत, चिंता से बचाव, अपनेपन की जरूरत। अपनेपन की जरूरत, सार्थक संबंध। अगला प्रश्न है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिनमें बच्ची कमजोर है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? कला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के सीख बिना, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के बिना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एवं आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं को शामिल करता है। निदान परीक्षण निवारण से संबंधित है। निदान परीक्षण निवारण से संबंधित है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा की स्थिति के अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है। योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा की स्थिति के अनुदेशात्मक प्रगति को नहीं मापता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इसे अपूर्वानुमेय बनाते हैं।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाए सभी सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है? मूलभूत विचार, अस्पष्टता को स्वीकार कर, अभिसारी सोच, सोच में लचीलापन। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी दी गई जानकारी के भीतर सोचने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कहा जाता है मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुसांस्कृतिक कक्षा का उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक के अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों का समानांतर शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित है। कारण RCC छात्रों के समग्र विकास का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन शामिल करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। एक गलत है लेकिन आप सच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी व्यक्तियों के लिए विकासात्मक मील के पत्थर निश्चित और समान है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। परिपक्वता में विरासत में मिली जैविक क्षमता का प्रकटीकरण शामिल है। विकास पूरी तरह आनुवंशिकता से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, ये सही है। और परिपक्वता में विरासत में मिली जैविक क्षमता का प्रकटीकरण शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।